आगे की हमारी थियरी डिस्कस करते हैं। आगे की हमारी थियरी है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ इक्वेशन। तो अभी तक देखो हमने क्या देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने रेट डिस्कस किया, रेट ऑफ अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो हमने बोला था पीसीटी एंड द एरिया ऑफ कैटालिस्ट से। सो रेट किस किस के ऊपर डिपेंड है, प्रेशर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कैटालिस्ट के ऊपर, एंड एरिया ऑफ कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट के ऊपर, और एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट। वो तो बोलने के लिए है एरिया ऑफ द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट अलग है एंड एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट अलग है। इतने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कौन, हमारा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात की कि कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलरली, ये इतने सारे फैक्टर्स है ना, तो उसमें से एक फैक्टर हमने उठाया, क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात की हमने। फिर हमने ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे ढूंढते हैं वो बात किया। कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे कि भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ओके। सो ऑर्डर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर हमने देखे, इक्वेशन देखा, रेट इक्वेशन, रेट लॉ हमने देखा कि कैसे लिखते हैं। देन हमने देखा जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे वो ऑर्डर मिलेगा। उसके यूनिट कैसे होंगे वो हमने देखा। स्टार्टिंग में हमने एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखे, ओके, लास्ट क्लास में भी। तो हमने जीरो ऑर्डर और वो सब देखा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, और उसके डिराइव किए फॉर्मूलाज। कौन से फॉर्मूलाज के जो रेट लॉ अभी चेंज हो गया है। जो सिंपल था वो, मतलब सिंपल रेट लॉ तो क्या था कि भाई माइनस डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू के इंटू रिएक्टेंट रेस टू एक्स, रिएक्टेंट टू रेस टू वाई। वैसे ही हम सिंपल है ये। लेकिन अब हम अगर फर्स्ट लॉ लिखेंगे, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे, तो रिएक्टेंट रेस टू एक्स था, वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, ओके। फिर उसको हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन। क्यों किया था इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम पर ये जो रेट इक्वेशन और रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन, कोई भी नाम दो, बहुत 3-4 नाम दिए गए हैं हमें, तो सबका मीनिंग तो वही होता है। तो ये जो रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है, रेट इक्वेशन है, उसमें से जो हमें रेट मिलता है, जो स्पीड मिलती है केमिकल रिएक्शन की, वो तो क्या है, एवरेज है, ओके। इंस्टेंटेनियस तो मिलती नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके फॉर्मूला में कहीं पर टी है ही नहीं, उसके फॉर्मूला में कहीं पर टी है ही नहीं, ये तो एवरेज है। सो हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब हमने जब इंटीग्रेट किया तब हमें फॉर्मूला में क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है, ओके। तब हमें फॉर्मूला में क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। सो एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इंस्टेंटेनियस रेट ढूंढने के लिए हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जो केमिकल रिएक्शन के रेट इक्वेशन थे, उसको क्या कर दिया, हमने इंटीग्रेट कर दिया। और फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने इंटीग्रेट किया और दोनों इक्वेशन डिराइव किए। इक्वेशन डिराइव करने के बाद ग्राफ ड्रॉ किए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने हाफ लाइफ टाइम भी डिस्कस किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, और रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। कैसा था, याद है, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट था, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट था या नहीं था, था, करेक्ट, ओके। सो वहां पे देखो, तुम वैसे भी याद रख सकते हो कि रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि R रेस टू 0 है। तो रेट डिपेंडेंट नहीं है तो टाइम डिपेंडेंट है, और उसमें उल्टा है, रेट डिपेंडेंट है और टाइम डिपेंडेंट नहीं है। किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए गैसियस फॉर्म भी हमने देखा, ओके। फर्स्ट ऑर्डर के लिए गैसियस फॉर्म है, उसके लिए भी कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रहा है, मतलब टोटल प्रेशर हम निकाल रहे हैं, वो भी हमने डिस्कस किया, ओके। तो इतना हमने डिस्कस किया। तो ये सब बातें किसकी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन की हो गई, कि हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, या फिर उसका पावर है एक्स वाई, उसके हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब बातें किसकी हुई, कॉन्सेंट्रेशन की। तो हमारा ये जो है पीसीटी एंड द एरिया ऑफ कैटालिस्ट, ये तो ट्रिक है, तो उसमें से हमने सी देख लिया है, कॉन्सेंट्रेशन वी हैव सीन। अब हम देखने वाले हैं क्या, टी, दैट इज टेम्परेचर। पीसीटी का ये जो टी है, टेम्परेचर, उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है हमारा रेट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। डन, ओके। तो ये क्विक रिवीजन था। नाउ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ भाई करता है, पहले ही तो बता दिया, पीसीटी एंड एरिया ऑफ द कैटालिस्ट ट्रिक है। तो प्रेशर के ऊपर रेट डिपेंड करता है,
पीटीसी टेम्परेचर के ऊपर करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर करता है, वैसे प्रोडक्ट के ऊपर भी करता है लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन एरिया ऑफ कैटलिस्ट मतलब एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट, एंड लास्ट वन इज द कैटलिस्ट। ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। डन, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। most of the chemical reactions, okay, most of the chemical reactions are accelerated by increase in the temperature। मतलब मेजरली केमिकल रिएक्शन क्या होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। कैसे, उनके केमिकल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करके। जैसे कि अगर N2O5 है और उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है एंड ऑल, ओके, सो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कर रहे हैं, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे ना, तो समझो कि मतलब 5-6 दिन 10 दिन लग जाएंगे। ओके, इतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको। और 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो मतलब कितना कम टेम्परेचर पे करेंगे तो। अभी वही रिएक्शन अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करें तो वो हो जाएगा, सपोज 5 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कहाँ 5 दिन थे और अब कहाँ हो गए 5 आवर्स। ओके, और अगर फिर से अगर टाइम हम टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, पहले 0 टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 50 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई कर दिया, तब करवा रहे हैं मिनट्स में, 10-12 मिनट में तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गए। ओके, सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। मतलब रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ज्यादा इंक्रीज कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि अभी हमने 50 डिग्री लाए, 50 डिग्री से अभी कोई बोलेंगे कि 75 कर दो और बढ़ जाएगा, लेकिन 75 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन हो सके वैसा एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, वैसे यूटेंसिल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, वैसे लैब हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइक दैट। सो खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर एक बार खर्चा कर लिया तो अगेन लॉन्ग टाइम तक वो लैब का, वो यूटेंसिल्स का, वो कंटेनर का जिसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। यस, वो तो बेनिफिशियल ही है, जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे दैट इज बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल देखो, डीकम्पोजिशन, वही एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose, मतलब जितना था, हाफ लाइफ टाइम की बात चलती है, तो हाफ कंप्लीट करने के लिए, हाफ कंप्लीट होने के लिए कितना लग रहा है, is 12 मिनट एट 50 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ 12 मिनट में 24 मिनट में पूरा होगा। 24 मिनट में पूरा होगा ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे गलती कर रहे हो। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कल हमने देखा था हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या है कि अगर ऐसा समझो A में से B बन रहा है, ओके, तो ये अगर 2 मोल था, ओके, तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 1 मोल। ओके, तो इसके लिए टाइम लगेगा हाफ लाइफ टाइम, जैसे कि ये है 10 मिनट्स। तो हम सोचेंगे कि 10 मिनट्स में 2 मोल से 1 मोल हो गया, ओके, तो बाकी 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। ओके, वैसे ही सोचेंगे ना हम, बट एक्चुअली अगर लॉन्ग रिएक्शन देखें तो क्या होगा कि ये B में से C में जाओगे तो ये 1 मोल का कितना हो जाएगा, 0.5 मोल, आधा हो जाएगा। और ये आधे के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट। तो देखो, तुम सोच रहे थे 20 मिनट में 2 मोल का 0 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बाकी है। अभी 0.5 मोल में से भी अगर 0.25 मोल करना है तुम्हें, तो वो हो जाएगा, उसके लिए भी सेम टाइम लगेगा, कितना, 10 मिनट। तो जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतनी रिएक्शन क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, क्योंकि रेट के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना। रेट किसके साथ कोरिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। रेट क्या हो गया, कम। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, -dr/dt दैट इज इक्वल्स टू रेट। तो रेट क्या हो गया, रेट अगर तुम्हारा बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन ये वैल्यू तो नेगेटिव में बढ़ रही है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज होगी। ओके, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये वैल्यू तो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दैट इज नॉट गुड, बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा फिर। ओके, धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जो रेट निकालते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है।
फिर धीरे 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 रेट भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया है। सो वैसे देखो हम सोच रहे थे 10 मिनट्स में 2 मोल में से 1 मोल हो गया, तो मतलब आधा होने के लिए 10 मिनट्स लगे, तो बाकी 10 मिनट्स में तो खत्म हो जाएगा। नहीं, देखो 30 मिनट में 30 मिनट कंप्लीट हो गए, फिर भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बाकी बचा। तो हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग ये होता है, ऐसे डायरेक्टली डबल मत कर देना। अंडरस्टूड? समझ गए? अच्छा हुआ तुमने बोला, तो कंसेप्ट भी समझ लिए। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो। सो अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर N2O5 डिकम्पोज हो रहा है तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, 12 मिनट्स। ओके, 5 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये केमिकल रिएक्शन करे, N2O5 का डिकम्पोजिशन करे, तो कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ टाइम कितना लगेगा, 5 आवर्स। ओके, एंड 10 डेज लगेगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब मैंने एग्जांपल दिया था वैसे ही है, लेकिन मैंने पूरा बोला था ये हाफ लाइफ टाइम है। ओके, मैंने मतलब कुछ बोला नहीं था कि पूरा या आधा, बट ये टाइम कितना है, हाफ लाइफ टाइम है। मतलब जितना भी कॉन्सेंट्रेशन तुमने लिया हुआ हो, ओके, सपोज 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है, 2 मोलर, सो 2 मोलर में से 1 मोलर बनने के लिए जितना टाइम लगेगा, 2 का आधा 1, तो 2 मोलर में से 1 मोलर बनने के लिए जो टाइम लगेगा वही उसका क्या है, हाफ लाइफ टाइम। ओके, वो हाफ लाइफ टाइम फिर 1 मोलर में से 0.5 मोलर बनने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? ओके, सो कहने का मीनिंग ये है कि टेम्परेचर हमने 0 डिग्री सेल्सियस रखा, तो N2O5 का डिकम्पोजिशन होने के लिए हाफ लाइफ टाइम, मतलब उसका डिकम्पोजिशन आधा, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन लिया था, सपोज से 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया था, तो 50 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आने तक 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना टाइम लगा, 10 डेज लगे। ओके, फिर वही 25 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्टिविटी की, तो अगेन 100 मोलर से 50 मोलर पर आने के लिए कितना टाइम लगा, 5 आवर्स ही लगे। ओके, एंड थर्ड कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस पर सेम एक्सपेरिमेंट किया, 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया स्टार्टिंग में, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है और वो 100 में से 50 मोलर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट हमने चेंज क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो रेट है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वो चेंज क्या है, पॉजिटिव है, मतलब फास्ट हो रहा है। डन? ओके, अच्छा चलो देखो दूसरा एग्जांपल। यू आल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का हम लेते हैं वो, ओके, सो KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 ये हमने लिया। पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डीकलराइज्ड फास्टर, मतलब कि हमने क्या क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड, तो क्या होगा कि इसका जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, कलरलेस बनने लगेगा। यहाँ पर दूसरे एक्टिविटी में भी हम क्या कर रहे हैं भाई कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एंड H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पर भी कलर चला जाएगा। तो चेंज क्या, अरे यहाँ जो टेम्परेचर था ना उससे हायर टेम्परेचर पर रखा हुआ है, सपोज ये 30 डिग्री पे है तो ये 40 डिग्री पर कर रहे हैं, तो ये जो कलर जा रहा है ना, ओके, वो यहाँ पे 40 डिग्री में जल्दी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन वहां पर क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सिंपल? ओके, हाँ चलो। सो एंड ऑक्सैलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डीकलराइज्ड फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर देन दैट एट अ लोअर टेम्परेचर। सिंपल, पहले तो समझाया कि क्या होगा और विद द एग्जांपल समझाया, 2 एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एट डिफरेंट टेम्परेचर, 0 डिग्री, 25 डिग्री एंड 50 डिग्री। ओके, तो कितना टाइम लगा, तो हाफ लाइफ टाइम उसके लिए कितना है, से 10 डेज 5 आवर्स एंड 12 मिनट्स। ओके, फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड को मिक्स करेंगे तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो डीकलराइज्ड हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। तो 2 एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले में भी वही चीज कर रहे हैं, दूसरे में भी वही चीज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में चेंज क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर। यहाँ सपोज 30 डिग्री पे कर रहे हो, यहाँ 40 डिग्री पे कर रहे हैं, तो 40 डिग्री वाला जो डीकलराइज्ड प्रोसेस है, जो कलर चले जाने वाला है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलरलेस बनने वाला है, ये जल्दी कलरलेस बन जाएगा। मतलब ऐसा समझो ये 1 मिनट में कलरलेस बन रहा है और ये 3 मिनट्स में कलरलेस बन रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। डन? ओके, चलो। सो इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ अ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड।
ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है। ये कैसे पता चला है? एक्सपेरिमेंटली पता चला है। एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पहले समझते हैं। अगर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री, जैसे कि ऐसा समझो, ये मेरा कोई बॉक्स है, ओके, उसमें से ए में से बनने वाला है क्या? बी, ओके। सो ये केमिकल एक रिएक्शन होने वाली है, ओके। ये केमिकल रिएक्शन होने वाली है और ये केमिकल रिएक्शन हो रही है एट से 300 केल्विन। कौन से टेम्परेचर पे हो रही है? एट 300 केल्विन पे ये टेम्परेचर हो रही है। अगर मैं सेम रिएक्शन 300 केल्विन की जगह 310 केल्विन पर करूं तो टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 10 केल्विन। चेंज में तो 10 केल्विन बोलो या 10 सेल्सियस बोलो, दोनों सेम है चेंज के केस में, ओके। अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो दोनों क्या हो जाएगा? सेम। 10 डिग्री सेल्सियस बोलो या 10 केल्विन बोलो। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस को भी तुम कन्वर्ट करोगे तो वापस वही आएगा। अंडरस्टूड? जैसे कि भाई 283 और 273 तो दो आ गए ना, तो केल्विन का डिफरेंस ले लो तो भी 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस का 273, 10 डिग्री सेल्सियस का 283, तो यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो भी 10 आएगा, 283 माइनस 273 करोगे तो भी 10 ही आएगा। तो चेंज के केस में हम डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन को सेम ले सकते हैं। चेंज के केस में अकेला टेम्परेचर हो, एक ही, चेंज नहीं, T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ T1 है, सिर्फ T2 है, उस केस में हम ऐसे चेंज नहीं ले, कुछ भी नहीं ले सकते। अगर सेल्सियस में है तो सेल्सियस में ही ले सकते हैं, केल्विन में है तो केल्विन में ही ले सकते हैं। लेकिन T2 माइनस T1 है और T1 माइनस T2 है, मतलब सब्ट्रैक्शन है दो टेम्परेचर का, तो डिफरेंस है दो टेम्परेचर का, तो तुम्हारा यूनिट कोई भी ले लो, डिग्री सेल्सियस ले लो या डिग्री केल्विन ले लो, सेम ही रहेगा। डन? ओके। सो अगर मैं पहले 300 केल्विन पे कर रहा था और अभी 310 केल्विन पर कर रहा हूं, तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला कि जो रेट है ना, रेट वो क्या हो गया? डबल्ड हो गया। डबल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली क्या हो गया? डबल हो गया। मतलब जो भी था वो डायरेक्टली डबल, मतलब अगर परसेंटेज में बोले तो 200% बढ़ गया। परसेंटेज में बोले तो कितना? 200%। डन? और इंक्रीज बोले तो 100% इंक्रीज हो गया। पहले 100 था, 200 हो गया, तो डबल हो गया। या अगर इंक्रीज के केस में बोलना हो तो पहले इंक्रीज के केस में बोल रहा हो तो इंक्रीज बाय 100%। और अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बोलना, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में तो कैसे बोलेंगे? रेट है ना, तो रेट की कोई वैल्यू मिलेगी, ओके। तो रेट का जो भी तुम्हारा आंसर आए, चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब तुम यहां पर कर रहे हो dR/dt, ये है हमारा क्या? रेट। तो माइनस साइन तो क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ओके, वही शो कर रहा है, ओके। तो अब अगर हम बोले कि ये क्या है? हमारा रेट इक्वेशन, मतलब रेट का फॉर्मूला, ओके। रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन में तो हम के रिएक्टेंट रेस टू एक्स वाई वैसे लिखते हैं, ओके। सो ये क्या है? हमारा रेट का फॉर्मूला है, ये रेट का फॉर्मूला है। और अब अगर मैं करूं कि ये 300 केल्विन पर था और अगर 310 केल्विन पर करूं तो 310 केल्विन पर अगर फिर से ये रेट निकालूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? उसकी वैल्यू आएगी से -2dR/dt। ये रेट 1 था सपोज, तो ये रेट 2 आया। सो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट तो रेट 1 है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं -2 रेट 1 इज इक्वल टू रेट 2। डन? ओके। ये माइनस तो शो कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो अगर मैं उसको डिक्रीज हो रहा है ऐसा सेंटेंस लिख के मैं ऐसे उसको प्लस कर दूं, सो ट्वाइस ऑफ रेट 1 दैट इज इक्वल्स टू क्या? रेट 2। तो हो गया है ना। दूसरा अगर फिर से अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन इंक्रीज करने के बाद रेट निकाला तो वो पहले क्या रेट से कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, मतलब क्या हो गया? डबल हो गया। ये प्रैक्टिकली पता चला है। डन? समझ में आया? ओके। वैसे अगर प्रैक्टिकली ये भी पता चला है क्या कि एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनके जो हम 9th में से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो पार्टिकल से सब्सटेंस बने हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी।
ओके सॉलिड है तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा करने लगेंगे। लिक्विड और गैसेस है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब क्या, उनकी वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ गई, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो हम 9th में भी करते थे ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। वो नहीं सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते थे कि भाई कोई चीज मिक्स करनी है हमें, ओके मिल्क में सपोज तुम्हें बॉर्नविटा मिक्स करना है तो तुम 20 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स कर रहे हो और 30 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स कर रहे हो, तो कहाँ जल्दी हो जाएगा, 30 डिग्री वाला। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई है, सो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे तो उनका कोलिजन ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। और कोलिजन ज्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस की थी हमने, याद आई है। ओके तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या है, कोलिजन ही है। सो कोलिजन अगर ज्यादा हो रहा है उतने ही टाइम में ज्यादा कोलिजन हो रहा है तो रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डन। प्रैक्टिकली ये पता चला है कि ये जो कोलिजन है ना, ओके और से हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ओके दिस इज काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। कितनी, 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स नहीं 3% बढ़ जाती है। कितनी, 3% बढ़ जाती है। मतलब अगर पहले काइनेटिक एनर्जी हो सपोज 100 जूल तो अब कितनी हो जाएगी, 103 जूल, मतलब 3% बढ़ गई ना, तो 3% से बढ़ जाती है। तो फिर हम सोचेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 3% से बढ़ रही है, कितने परसेंट से बढ़ रही है, सिर्फ 3% से बढ़ रही है, तो रेट डायरेक्टली डबल कैसे हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी 3% से बढ़ रही है सो रेट भी 3% से ही बढ़ना चाहिए, ओके लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 3% से भी बढ़ रही है। प्रैक्टिकली डेटा है ये, काइनेटिक एनर्जी 3% से भी बढ़ रही है तो रेट क्या हो जा रहा है, डायरेक्टली डबल हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि बीच वाला यहाँ पे बोला नहीं है। बीच वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी 3% अगर बढ़ेगी सो हमारे कोलिजन जो है, कोलिजन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से केमिकल रिएक्शन फास्ट हो रही है, और केमिकल रिएक्शन फास्ट होने की वजह से उसका रेट जो है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। और वो डायरेक्टली कितना मिल रहा है, 2 टाइम्स, ओके डबल। 2 टाइम्स मतलब क्या हो गया, डबल हो गया। तो वैसे लॉजिकली हम देखें तो अगर 3% काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो 3% ही हमारा रेट बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर जो चीज नहीं बताई गई है वो क्या है कि 3% काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, ये 3% काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा तो 3% काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, 3% काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दैट्स व्हाई कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज। और नंबर ऑफ कोलिजन इतने इंक्रीज हो गए कि वो जो रेट मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गए तो केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी, और केमिकल रिएक्शन फास्ट हुई तो रेट हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्टली डबल हो जाता है। ये प्रैक्टिकली हमें पता चला। अंडरस्टूड। तो हम वो 3% और 3% की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये जो कोलिजन है वो कितने बढ़ रहे हैं वो नहीं बताया। इसकी वजह से यहाँ पर 3% बढ़ रहा है प्रैक्टिकली काइनेटिक एनर्जी, लेकिन रेट तो डायरेक्टली डबल ही हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड, ओके चलो। सो इसीलिए ये सेंटेंस भी लिखा हुआ है। नाउ ये समझ में आ गया, पक्का, ओके। अब एक्चुअली केस में क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स रिएक्ट भी नहीं करते। जैसे कि देखो यहां पर मेरा ए से बी बन रहा है, तो ऐसा समझो, दूसरा फिगर ले लेता हूं, ओके से तो ऐसा समझो कि ये मेरा पर्टिकुलरली कंटेनर है और उसमें पार्टिकल्स है, ओके। सो जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, मतलब टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा है, ये पार्टिकल्स है, तो सारे के जो पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पहले से सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। वहीं तो फिर हमारा कंसेप्ट आता है सपोज इवापोरेशन का, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। और से इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है कि भाई बॉइलिंग वेपोराइजेशन तो 100 वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है,
और इवापोरेशन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो सुम करके बाहर लिक्विड में से डायरेक्टली क्या गैस बन जाता है। ओके, एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ही ज्यादा है। ओके, तो सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती नहीं है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। काइनेटिक एनर्जी होती है, कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग, बट सेम होती नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, तो ये पार्टिकल की सपोज ऐसी काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी कम है। ओके, फिर बाकी है थोड़े मीडियम काइनेटिक एनर्जी वाले, सपोज ये मीडियम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, और फिर होते हैं बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स। डन। ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं और ये एरो शो कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हैं, ये कम, और ये थोड़े मीडियोकर। डन। अब ये तो नॉर्मल टेम्परेचर है। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सबकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी भी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई, सबकी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी बढ़ेगी? जिसकी पहले से बढ़ी थी। यस, जिसकी पहले से ज्यादा थी उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? उन्हीं पार्टिकल्स का होगा। ओके, सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कोलिजन भी सबसे ज्यादा किसका होगा? उनका ही होगा। कोलिजन सबसे ज्यादा उनका हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन भी सबसे ज्यादा किनकी होगी? उन्हीं की होगी। डन। ये पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। ऐसा नहीं है पार्टिकल्स है तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेंगे, नॉट नेसेसरी। मे और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि भाई केमिकल रिएक्शन में पार्ट होने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? कोलाइड करना होगा एक दूसरे के साथ। ओके, कोलाइड करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हारे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही खड़े हुए हो और कोलाइड कर ही नहीं रहे, ऐसे ही खड़े हुए हो, कहीं पे टकरा नहीं रहे हो, कुछ नहीं, सब लोग वहां टकरा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और तुम ऐसे साइड में खड़े हुए। ओके, तो तुम फिर पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हो? वो पार्टिकल कैसे पार्टिसिपेशन कर सकता है? वो तो उसकी तो वेलोसिटी ही नहीं है, खड़ा हुआ है स्टेशनरी टाइप। डन। ओके, सो पार्टिसिपेशन सारे मॉलिक्यूल्स नहीं करेंगे। सारे केमिकल रिएक्शन में सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। ओके, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कौन करेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा कोलिजन, सबसे ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा केमिकल रिएक्शन। लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए उतनी नहीं है, बस ऐसे ऐसे थोड़े बहुत कहने के लिए घूम रहे हैं ऐसे। ओके, लेकिन कोलाइड हो रहे, कोई किसी के साथ कोलाइड नहीं हो रहा है, और अगर कोलाइड हो भी रहा है तो उनका कोलिजन टाइम बहुत ज्यादा है। उनका कोलिजन टाइम क्या है? टाउ। हमने फिजिक्स में देखा था, याद हो तो, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। ओके, वीडी के बाद डिस्कस किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन के केस में टाउ। ओके, मतलब कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड। टाउ इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, देखा था ना? तो वैसा ही केस के एटॉम का टाउ बढ़ जाएगा, मतलब उन लोग का टाउ क्या है? बहुत छोटा है, मतलब कम टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कोलिजन, और इनका टाउ बहुत ही ज्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे करके एक बार कोलिड हुए बस, अब वापस ऐसे ऐसे थोड़ा कर रहे हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरी बार हुए, लाइक दैट। बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है। ओके, या तो कोलाइड हो ही नहीं रहे हैं, और हो रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा टाइम लेके कोलाइड हो रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये पार्टिसिपेट करेंगे भी और शायद ना भी करें केमिकल रिएक्शन में। जरूरी नहीं है जितने पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे पार्टिसिपेट करें। देखो ये नहीं आएगा, इसीलिए इतना डीपली समझा रहा हूं, बुक में नहीं है ये सब। ओके, तो अब कैसे पता चला? ओके, मतलब कौन पार्टिसिपेट करेगा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वही पार्टिसिपेट करेगा। अंडरस्टूड? ओके, और जो दूसरे पार्टिकल्स थे वो शायद पार्टिसिपेट करे भी और शायद ना भी करे। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है ना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जैसे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी रीच हो गई कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो कोलाइड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल गई कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट मीन्स
कि वो कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करेंगे मतलब केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो ये जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो ये छोटे वाले की तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओके, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो यही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। वो आगे आएगा, लेकिन ये क्या है समझ में आया? ओके, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए सो दैट दे विल कोलाइड, और कोलाइड होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी, तो वो एक्टिव है। एक्टिव कब है? जब उनके पास पर्टिकुलरली मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे तो सभी एक्टिव है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई सबकी हेल्थ अच्छी है, सभी एक्टिव है, सब ब्रीथ करते हैं, सब खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, लाइक दैट, तो सभी काम करते हैं। लेकिन फिर भी एक्टिव किसे बोलेंगे? कि एक्टिव मतलब भाई रोज थोड़ी बहुत जो रनिंग कर रहे हो, या फिर वॉकिंग कर रहे हो, या फिर से सपोज अप्रोक्सीमेटली 10,000 8,000 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, क्या 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 उस एनर्जी का यूज कर रहे हो, यस, खा पी रहे हैं सब कुछ, ओके, लेकिन वो एक्टिव कैसे बोलेंगे? कि बहुत ज्यादा वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसका यूज भी कर रहे हो। यहाँ पर कंज्यूम तो है लेकिन यूज उतना ज्यादा नहीं है, तो उसे एक्टिव पर्सन नहीं बोलेंगे, उसे हम लेजी बोलेंगे, पड़े रहते हैं ऐसे, लाइक दैट, ओके। सो कहने का मीनिंग है एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी, सो दैट क्या होगा? उनकी कोलिजन बढ़ेगी, और कोलिजन बढ़ेगी तो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड उसकी क्या होगी, रेट उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। डन, ओके। तो वो आगे आएगा, लेकिन अभी मैंने समझाया क्योंकि आगे आएगा तो तुरंत हम समझ जाए इसलिए, ओके। चलो, तो अब आगे देखते हैं। हमने देखा कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट तो है, 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन इंक्रीज करने से रेट डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ये हमें प्रैक्टिकल से पता चला। आगे देखते हैं। तो भाई अभी डिपेंडेंस देखना है, तो डिपेंडेंस का इक्वेशन दिया था हमारे अरेनियस अंकल ने, वही अरेनियस अंकल जो 11th में आए थे, एसिड बेस की डेफिनेशन दी थी वही, ओके। सो वो वापस आए हैं, उन्होंने ही दिया हुआ है। सो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय द अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन से हम एक्यूरेटली उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द डच केमिस्ट J.H. Want Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided his physical justification and interpretation. तो पहले तो प्रपोज किया था मतलब क्या, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लाइक दैट, हो सकता है, लेकिन फिजिकली प्रैक्टिकल करके किसने बताया? अरेनियस ने, ओके। सो वॉन्टहॉफ ने भी बताया था, लेकिन अरेनियस ने क्या किया, उसको फिजिकली प्रूव करके एक्सप्लेन किया, ओके। तो इसलिए उसका नाम आ गया है, ओके, ठीक है। चलो, सो क्या है, ये है हमारा अरेनियस इक्वेशन। क्या है हमारा अरेनियस इक्वेशन? सबसे पहले तो के, जो हमारा रेट इक्वेशन में जो के था ना, कांस्टेंट, ओके, जो रेट इक्वेशन में हमारा के था, रेट कांस्टेंट के, वही है के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये हमें इक्वेशन दिया किसने? अरेनियस। अंडरस्टूड? ये डायरेक्टली हमें दिया हुआ है तो हम ले रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये इक्वेशन हमें दिया है। क्या? k इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू, मतलब एक्सपोनेंशियल रेस टू। कल देखा था ना ln को e में कन्वर्ट किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा था ना कल हमने, ओके। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ln निकाल दो तो ऊपर आ जाएगा e आ जाएगा, ओके। सो e रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला हमें, ये इक्वेशन हमें दिया अरेनियस ने। वेयर ए क्या है, खुद इतना सब कुछ काम किया दुनिया के लिए, इतने सब कुछ दिया, कुछ तो लेंगे ना। क्या लिया उन्होंने? उनका कांस्टेंट रख दिया है। सो ए इज द अरेनियस फैक्टर और अरेनियस कांस्टेंट और द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए को क्या बोलेंगे? अरेनियस कांस्टेंट बोलेंगे, या अरेनियस फैक्टर बोलेंगे, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले ही अरेनियस कांस्टेंट आता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। डन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले ही कांस्टेंट आता है, उसके पहले प्री में, इसीलिए उसको ऐसा भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट इज कांस्टेंट स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो क्या होगा?
कांस्टेंट होगा। ओके, R इज द गैस कांस्टेंट, हमें पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। ओके, एंड EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी मेजर्ड इन जूल्स पर मोल। तो EA जो भी बताया ना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड वो क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और उसमें क्या होगा, जूल पर मोल, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, पर मोल इतनी होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। डन। ओके, तो सारे नोटेशन समझ में आ गए, सारी टर्म समझ में आ गए। K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस EA अपॉन RT, where K is the rate constant, A is the Arrhenius constant, E is the exponential form। ओके, वो तो मैथ्स का फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल, देन एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दो, देन माइनस EA है हमारा क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जूल पर मोल वाली, मोल में होगी, और R है हमारा गैस कांस्टेंट, और T तो हमें वही तो कर रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे हैं ना, सो दैट इज T। ओके, इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली by using the following simple reaction। तो देखो एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, H2 plus I2 that will give twice HI। इससे हम इजीली समझ सकते हैं। तो देखो आप अब तक क्या समझते हैं, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन में ये हो रहा है, H2 दो H2 के मॉलिक्यूल, मतलब H है, वो दोनों इकट्ठा हो गए और क्या बन गया, H2। I है, वो दोनों इकट्ठा होकर एक मॉलिक्यूल बन गया क्या, I2। ये H2 I2 एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, ट्वाइस ऑफ HI। ये हम समझते हैं कि दो रिएक्टेंट ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में मिलता है हमें इंटरमीडिएट, हमेशा ऑलवेज सिंपल A to B वाली केमिकल रिएक्शन लिखी हुई हो, ओके, तो भी हमें मिलता है क्या, बीच में इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंटरमीडिएट मिलता है हमें, तो लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम के लिए मिलता है, वेरी 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 स्मॉल टाइम के लिए हमें इंटरमीडिएट मिला, और विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो हम बोलते हैं कि भाई रिएक्टेंट में से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन बीच में ये बना, ओके, बीच में ये बना था, कम टाइम के लिए, तो कम टाइम के लिए, लेकिन ये बीच में बना था, और वो जो बीच में बना था उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो देखो क्या है, ये हमारा है, यहां फिगर से समझते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, H2 है, ओके, सो H2 है, तो ये हो गया हमारा H2 और ये हो गया हमारा I2। तो ये H2 और I2 हो गया। अब H2 और I2 हो गया, अब ये दोनों इकट्ठा हो रहे, देखो ये H और H के बीच में बॉन्ड है तो H2, I और I के बीच में बॉन्ड है तो I2। अब वो दोनों केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, तो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो ऐसा एक इंटरमीडिएट बनता है क्या, इनके बीच में तो बॉन्ड था ही, लेकिन H और I के बीच में भी एक पार्शियल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पर भी H और I के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। मतलब सब कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सब कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द इंटरमीडिएट। और अब आगे जाके क्या होता है, ये HH बॉन्ड टूट जाता है, वो I बॉन्ड टूट जाता है, तो वहां बन गया HI और यहाँ रह गया HI, और वो दो है, इसलिए ट्वाइस HI। ओके, सो दिस इट शोज कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है एक्चुअली, वो हमें समझा रहे हैं कि हर केमिकल रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट बनते ही हैं, बट वो बहुत बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, दैट्स व्हाई वी आर निग्लेक्टिंग इट, डायरेक्टली बोल देते हैं कि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन गया। अंडरस्टूड? ओके, सो वही यहां पर शो किया गया है। नाउ देखो वो केस बताया था ना मैंने कि कई पार्टिसिपेट करेंगे, भाई इनके लिए तो बोल दिया कि ये लोग तो रीच हो गए कहां पर, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो पहुंच गए, इसीलिए वो लोग क्या कर दिए, पार्टिसिपेट कर दिए केमिकल रिएक्शन में। मैंने बोला ना बाकी के पार्टिकल्स में भी पार्टिसिपेट करे और मे नॉट भी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जितनी रीच होनी चाहिए उतनी काइनेटिक एनर्जी रीच नहीं हो रही है, तो कॉलिजन होंगे नहीं तो केमिकल रिएक्शन होंगी नहीं। तो उनका क्या होता है, उनका कुछ नहीं होता, मतलब क्या, देखो कि जैसे अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि HI है, H छोटा होता है ना, H छोटा, और ये सपोज है हमारा I, और दूसरा H छोटा और ये सपोज होता है I।
सर क्या कार्टून ड्रॉ कर रहे हो? हाँ तो वैसे ही है। ओके ये H है हमारा और ये I है, ये H है हमारा और ये I है। डन। ओके क्या हो रहा है, पहले हमारे पास क्या था, ये HI बना, लेकिन ये HI क्या बना, HI कब बनेगा, जब मेरे पास ऐसे दो पार्ट होंगे, किसके, H और H के। तो ये क्या है हमारे पास H2, ये क्या है हमारे पास H2, और फिर दूसरे भी दो पार्ट होंगे ऐसे बड़े बड़े, वो क्या है हमारा I2। डन। तो ये इकट्ठा होके ऐसा बन रहा है, लेकिन ये इकट्ठा होके ऐसा बन रहा है ना, तो डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि देखो जैसे कि ये ऐसा समझो, रिवर्स रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, तो इसमें से भी वही बनेगा। ओके सो रिवर्स रिएक्शन में कैसा होगा, सपोज समझो अभी हमें HI में से क्या बन जाएगा, H2 और O2, सॉरी H2 और I2। ओके HI में से क्या बन जाएगा, H2 और I2, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो रीच होगा ना कभी भी। ओके सो अब देखो ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये बन गया मेरा इंटरमीडिएट। ओके ये बन गया मेरा इंटरमीडिएट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा कि ये इंटरमीडिएट बन गया, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो बचा क्या, H और H, तो वो बन गया H2, और फिर दूसरा क्या बचा, ये बॉन्ड भी टूट गया है, तो बचा क्या इन लोगों के लिए I2, तो ये बन गया, तो बन गया ना H2 और I2। लेकिन ओके मैंने बोला ना कई पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी तो बढ़ गई ना, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी काइनेटिक तो एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ी, वो कहाँ मूव करने लगे, कोलिजन हो रहा है तो कहाँ, जहां करना चाहिए वहां कर रहे हैं या कहीं और ही कोलिजन कर रहे हैं। ओके तो उनकी डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट मतलब सपोज ऐसा ही केस ले लो, तो ये है मेरा H और ये है मेरा I, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी ले ली मैंने, क्या कर दिया, ये है मेरा I और ये है मेरा H। ओके सो ये है मेरा H और ये है I और ये है I और ये है H। अब ये दोनों इकट्ठा होंगे, ये दोनों इकट्ठा होंगे, ऐसे बॉन्ड बन गया, ऐसे मतलब इंटरमीडिएट बन गया, ऐसे इंटरमीडिएट बन गया, और फिर क्या हुआ, तो फिर वापस क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और ये बॉन्ड बन गया, तो वो बन गया HI, और फिर दूसरा तो वो भी बन गया HI। अरे HI तो थे, फिर से HI रहे HI तो थे, और वापस क्या बन गए, HI बन गए इंटरमीडिएट में से। तो हमें तो देखेंगे तो बोलेंगे अरे कुछ हुआ ही नहीं इसको, तो जैसे थे वैसे ही है, पहले भी HI थे, अभी भी HI है, कुछ हुआ ही नहीं, H2 और I2 आया ही नहीं, वो H2 और I2 आया ही नहीं, वो वाले है, ये वाले है वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करते। क्यों, भले ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, जो कोलिजन की डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन सही नहीं है, दैट्स व्हाई उनका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। अगर डायरेक्शन सही हुई लाइक दिस तो पार्टिसिपेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड, पक्का? यस। तो ये बातें बुक में नहीं है, ओके, बट समझना इंपॉर्टेंट था। अंडरस्टूड? ओके, चलो। According to the Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form an unstable intermediate। तो ये तो वही है, क्या जब कोलाइड होंगे तभी क्या होंगे, केमिकली रिएक्ट होंगे, कोलाइड ही नहीं होंगे तो केमिकल मॉलिक्यूलरिटी तो हमने देख ही लिया है ना, कोलिजन के बगैर जीरो मॉलिक्यूलरिटी होती नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट तो होना चाहिए। तो वैसे ही रिएक्टेंट है तो कोलाइड भी होने चाहिए। एक रिएक्टेंट है, मैंने ऐसे कोई ले लिया है यहाँ पर, ऐसा समझो मैंने एक रिएक्टेंट ले लिया है ऐसे शुगर, और दूसरा रिएक्टेंट ले लिया है ऐसे सैंड, तो दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया, तो क्या रिएक्ट करेंगे वो लोग एक दूसरे के साथ? सैंड और शुगर कहाँ कुछ रिएक्ट करेंगे भाई, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हिलाया तो मिक्स भी हो जाएगा, वापस तुम एक एक पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके अलग भी कर सकते हो। हाँ क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड? ओके, लेकिन मैंने शुगर और साथ साथ में सपोज पानी डाल दिया, तो भाई अब तो वो केमिकली रिएक्ट करने लगेंगे। ओके, सो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जो कोलाइड करेगा वही केमिकल रिएक्ट करेगा। ओके, अच्छा चलो,
सो इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। देखो इंटरमीडिएट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है एंड देन ब्रेक्स अप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। The energy required to form this intermediate called the activated complex. Okay, ये जो एनर्जी है, ओके तो देखो यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग में दिखाया गया है लेकिन मैंने तुम्हें उससे भी इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। The energy required to form this intermediate, ये इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है called the activated complex, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये इंटरमीडिएट बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी को ही क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये कौन सी एनर्जी है? रिक्वायर्ड टू फॉर्म दी इंटरमीडिएट। और इसको क्या बोलेंगे? ये पर्टिकुलर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे? इज नोन एज दी एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब दोनों सेम ही है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलो, दोनों सेम ही है। इट इज द एनर्जी टू फॉर्म द इंटरमीडिएट। ओके, तो इंटरमीडिएट भी कब बनेगा? जब वो लोग एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। एक दूसरे के साथ कोलाइड कब करेंगे? जब उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक ये है, ये ऐसे इकट्ठा हो रहे हो गए। तो ये हो गए, काइनेटिक एनर्जी उनकी उतनी थी कि वो क्या हो गए? कोलाइड हुए। तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को ही तो मैंने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन वो दूसरे थे छोटे वाले, तो ऐसे आया बस अब इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो वापस रिपल हो गए, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। दोनों का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, कंजर्व्ड रहती है। फिजिक्स में देखा था ना हमने, अंडरस्टूड? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इनकी अगर ज्यादा है, पास आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कम है। फिर टकरा गए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। टकरा गए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट। डन? ओके, हाँ चलो। सो this figure shows is obtained by the plotting the potential energy versus the reaction coordinate। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी की बात की ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसकी बात कर रहे हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब क्या? रिएक्शन जैसे जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दैट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्टेंट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट्स चेंज इन द प्रोडक्ट क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम ही रिएक्टेंट चेंज इन द प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तब एनर्जी कैसे, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये ग्राफ हमने देख रहे हैं। ओके, सो देखो ये ग्राफ में पर्टिकुलरली हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, सो देखो सबसे पहले यहाँ पर जीरो लेवल है, ऐसा मान लो। क्या लेवल है? जीरो लेवल। ये जीरो लेवल है और जीरो लेवल से अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोलिजन स्टार्ट हुआ। टेम्परेचर बढ़ाया हमने, क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके ये जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो गई? बढ़ गई, और यहां तक आ गई। डन? ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किनकी होगी? ये भाई लोग साहब की होगी। इन लोग की काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? मैक्सिमम, क्योंकि उनकी पहले से ही ज्यादा थी। ओके, इन लोग की मैक्सिमम होगी नहीं, वो अभी भी कहीं पे यहाँ कहीं घूम रहे होंगे। यहाँ कौन पहुंच गया है? ये। ऐसा समझ लो कि ये पूरा एक ग्राफ है। ओके, गांव है, गांव। ये क्या है? गांव। यहाँ पर मैं तुम लोगों को मिला, ओके, तुम सब हो और मैं भी हूँ, यहाँ पर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अभी सपोज मैंगो पसंद है, सबको मैंगो खाने मिलेगी, और इतनी जितनी खानी हो इतनी, और इतनी बढ़िया मैंगो है तो सब लोग खुश। लेकिन एक चीज है, क्या? ये पूरा माउंटेन चढ़ के जाना पड़ेगा तुम्हें। क्या? ये पूरा माउंटेन चढ़ के जाना पड़ेगा। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैंगो अनलिमिटेड मैंगो खानी है ना, तो चले जाएंगे। ओके, ट्रैकिंग कर लेंगे। तो जा रहे कई होंगे, सर नहीं खानी मैंगो, छोड़ो यार हमसे ना हो पाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन हो रही है। तो यहाँ वो लोग हार गए।
ओके फिर लेकिन फिर भी जो जिनको एक तो मैंगो भी खानी है और दूसरा प्रूव भी करना है कि नहीं मेरे पास ज्यादा एनर्जी है। ओके तो वो लोग जा रहे यहाँ पहुंच गए, ऐसे तैसे करके ऊपर तो पहुंच ही गए। ओके और अब ऊपर पहुंच गए हैं, थोड़ा सो जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे। अब नीचे उतरने में तो ज्यादा एनर्जी लगने नहीं वाली है, तो धीरे धीरे करके यहाँ नीचे उतर गए। अब अनलिमिटेड मैंगो खा रहे हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड मैंगो किसे मिलेगी? जो यहाँ तक पहुंचेगा उसको। यहाँ तक कौन पहुंचा? जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगी तब। अब अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हुई तो वो लोग क्या कर देंगे, मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लेकिन बाकी के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू कोलाइड होने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वहां पे बाकी सब है उनमें तो मैक्सिमम होगी, तभी तो ये लोग कोलाइड कर पाएंगे। सपोज 10 लोग हैं तो 10 में से ये 2 जो मिलने वाले हैं वो 2 मिल रहे हैं, उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन इनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो जो 8 है वो 8 की रिस्पेक्ट में तो इनकी मैक्सिमम है, तभी तो ये 2 जा रहे हैं। 2 लोगों का कोलिजन होगा, तो 2 लोगों का कोलिजन किसका होगा? जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो, तो वो चले गए। और जिसकी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक दूसरे के साथ मिल गए। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये मिनिमम लेवल को वो लोग जस्टिफाई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम, किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम, समझ में आ रहा है? सबकी अगर कंपेयर करें तो मैक्सिमम, लेकिन कोलिजन होने के लिए जितनी जरूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। डन? तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा समझो कि उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी सबके रिस्पेक्ट में, और कोलिजन होने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और कोलिजन हो गया। क्या हो गया? कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। कोलिजन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम कांस्टेंट ले कांस्टेंट ही होती है तो कांस्टेंट ले, तो ये 0 हो गई तो वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ही ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है तब जाके कोलिजन हो रहा है, और वही एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड? और देखो जो हमारा ये है वो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब एनर्जी, वही तो बोला कि एनर्जी टू कोलाइड, ये पढ़ा ना अभी। The energy required to form this intermediate, तो कोलाइड होगा तभी तो इंटरमीडिएट बनेगा। सो एनर्जी टू कोलाइड एंड टू मेक द इंटरमीडिएट, वही क्या है? हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यही जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब एक लेवल है, जैसे कि ये मैंने बोल दिया ये पॉइंट, दैट पॉइंट एनर्जी का ये पॉइंट क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक्टिवेटेड एनर्जी मतलब क्या? तुम कहां से यहां तक पहुंचे। ओके समझ में आ रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कि एक पॉइंट। ओके तो ये है मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि से यहाँ पर हम पर्टिकुलरली जूल में पोटेंशियल एनर्जी रख रहे हैं, तो हम बोल दिए कि भाई 500 जूल है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब 500 जूल होगी एनर्जी, तब जाके वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, तब जाके वो इंटरमीडिएट बनाएंगे और केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो ही तो इंटरमीडिएट बनाएंगे। डन? लेकिन एक्टिवेटेड एनर्जी की बात करें वो कितनी होगी? तो भाई तुम कहां से गए थे? स्टार्टिंग में तो तुम्हारी एनर्जी होगी ना, तो स्टार्टिंग में सपोज यहां पर है, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पहुंच गए। ओके सो यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है वो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तुम यहां पर थे, वहां से लेकर फाइनल जो रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी है वही क्या है? हमारी एक्टिवेटेड एनर्जी। लेकिन एक्टिवेटेड एनर्जी को मैंने पहले ही तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, वो क्या था? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब बाकी सब्सटेंस के, बाकी पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम, लेकिन कोलिजन होने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड एनर्जी। तो ये इनके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी थी तो वो लोग बन गए क्या? एक्टिवेटेड एनर्जी उनके पास है, क्योंकि उनके पास कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो थी, इसलिए वो कोलाइड हो गए, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन कर दिया, मतलब इंटरमीडिएट बन गया। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द कॉम्प्लेक्स डीकंपोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो कभी ऐसा भी होता है कि एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। ओके ठीक है। सो द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फाइनल, अब एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स लेके आ गए। ओके कि एंथैल्पी क्या होगी, डिपेंड करेगी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे है। अगर प्रोडक्ट साइड में हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स क्या कि कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बोलेंगे क्या, हमारी एंथैल्पी। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो ऐसे गए, ओके, और से डन। ओके ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये ए था और यहां जाके तुम बन गए क्या, बी। ओके प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब ये पर्टिकुलर ये लेवल से तुम, ये लेवल था, ये लेवल से तुम चले गए कहां पर, यहां तक। तो ये है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब ये लेवल। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो है, दैट इज व्हाट, एक्टिवेटेड एनर्जी। एक्टिवेटेड एनर्जी डन। ओके अब हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े थे, केमिस्ट्री में भी पढ़े थे। ओके 11th में क्या, एक तो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी सिस्टम गेन करती है, सिस्टम एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ओके सो हमें पता है कि सिस्टम अगर एनर्जी गेन करती है तो हमने साइन कन्वेंशन देखा था, डेल्टा एच की वैल्यू। ओके डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ओके सो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है मतलब डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ओके सो हमारे जो हमने, ये तो 11th का ही है। ओके हमने पढ़ा था क्या कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो क्या है, हमारी सिस्टम को एनर्जी मिल रही है। और सिस्टम को एनर्जी मिल रही है मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, मिल रही है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यस। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है और सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रही है, सो दैट इज एक्सोथर्मिक। तो वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो जब एक्सोथर्मिक मतलब क्या, उसमें हम डेल्टा एच क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। ये तो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन भी हमने याद रखा था। कैसे याद रखा था, सपोज तुम्हारे पास पॉकेट है, तुम्हारे पॉकेट में मनी आ रही है, तुम ही सिस्टम हो, तुम्हारे पॉकेट में मनी आ रही है, तो तुम्हारे पास पैसे बढ़े या कम हुए, बढ़े। तो वैसे ही तुम सिस्टम हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही कि एनर्जी तुम्हारी सिस्टम में आ रही है मतलब एंडोथर्मिक, सिस्टम में एनर्जी आ रही है एंडोथर्मिक मतलब तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई मतलब पॉजिटिव। डन। ओके और अगर तुम्हारे पास पॉकेट है और उसमें से जितने हैं उतने भी मैंने निकाल लिए। ओके तो सिस्टम में से ऑब्जेक्ट और से हीट और एंथैल्पी और एनर्जी या पैसे क्या गए, सिस्टम में से बाहर गए। तो सिस्टम में से बाहर गए तो तुम्हारे पास जो रहा पैसे वो कम हुए या बढ़े, खत्म हो गए मतलब कम हुए ना। सपोज 5 रुपए थे वो भी मैंने ले लिए, अभी 0 है तो 5 में से 0 हो गए मतलब क्या हुए, कम हुए। डन। ओके तो दैट्स व्हाई डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव मिला, आप देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम लिखे डेल्टा एच पॉजिटिव कब मिलेगा, जब H2 माइनस H1 पॉजिटिव होगा। डन। H2 माइनस H1 पॉजिटिव कब होगा, जब H2 विल बी ग्रेटर देन H1 होगा तब। अभी तो H2 माइनस H1 पॉजिटिव होगा। अभी इसके केस देखें एंडोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का। सो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव कब मिलेगा, जब H2 माइनस H1 तुम्हें नेगेटिव मिलेगा तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। और H2 माइनस H1 नेगेटिव कब मिलेगा, जब तुम्हारा H2 छोटा होगा H1 से। डन। ओके सो H अभी एंडोथर्मिक देखते हैं।
और बुक में एक्सोथर्मिक हीट रिलीज वाला बोल रहे हैं ना, तो ये देखते हैं हीट रिलीज वाला, हीट रिलीज। थोड़ा जल्दी करना, जल्दी जाना है मेरे क्यों? को। स्कूल जल्दी जाना है, 45 पे जाना है सब। अच्छा, मतलब कुछ है स्कूल में? नहीं, तो मैं थोड़ा खाना है इसलिए। अच्छा, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है तो देखो उसके लिए हमने डेल्टा एच निकाला। सो H2 जो है, ओके, सिस्टम की बाद वाली जो एंथैल्पी है वो पहले वाली एंथैल्पी से क्या थी? कम थी। H2 इज लेस देन दैट ऑफ द H1, देयरफॉर डेल्टा H की वैल्यू क्या मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है। अंडरस्टूड? तो यहां पर तो सिर्फ बोल के खत्म कर दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन दी एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ऐसा ही बोला है। डन। लेकिन कैसे डिपेंड करता है वो हमें पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि बताओ कि भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ओके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर फाइनल एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या फाइनल एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी से ज्यादा होगी या कम होगी। ऐसे कोई भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, यहाँ पर तो सेंटेंस में खत्म कर दिया है, बट हमें ऐसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फिर से पढ़ लेता हूं। सम ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड मतलब क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या? डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या? H2 इज लेस देन दैट ऑफ द H1, मतलब कि फाइनल H2 इज लेस देन H1 मतलब क्या है? H1 हमारा रिएक्टेंट है और H2 हमारा प्रोडक्ट है। ओके, सो H2 इज लेस देन H1, ओके, जो एंथैल्पी है, मतलब स्टार्टिंग के केस में जो एंथैल्पी थी H1 वो ज्यादा थी कंपेयर टू दी फाइनल केस में जो एंथैल्पी थी उस केस में। डन? ओके, तो वही बोल रहे हैं सम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, सो द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर तो सेंटेंस में बोला है, लेकिन अगर पूछे ज्यादा, कम, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो तुम्हें पता होना चाहिए। डन? Then all the molecules in the reacting species do not have the same kinetic energy. ये हमने already discuss कर लिया, सबकी same kinetic energy नहीं होगी. Since it is difficult to predict the behavior of any one molecule with precision, then Boltzmann and Clark Maxwell used statistics to predict the behavior of a large number of molecules. तो सबका सेम तो होगा नहीं, तो यहाँ पर एक प्रिडिक्शन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम, नाम याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू देम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मे बी डिस्क्राइब्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ne by Nt with a given kinetic energy versus kinetic energy। तो given kinetic energy versus kinetic energy, ओके, मतलब क्या है? नॉर्मल कंडीशन में और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी होगी ना वो। सो हियर Ne इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी E, मतलब एनर्जी E वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी E वाले मतलब जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं वो, उतने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो, और Nt इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे जैसे मैंने बताया ना कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे अभी हमने ड्रॉ किया था, सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इतने सारे थे, लेकिन पार्टिसिपेशन कितने किया? सिर्फ इन लोगों ने ही किया है, ये लोग ने नहीं किया, इन लोग ने नहीं किया है, वो सही, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये जो E है ना, मतलब एनर्जी Ne नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, ये विद एनर्जी E वाले हैं वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनके पास ही रिक्वायर्ड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है टू कोलाइड ईच अदर। डन? ओके, सो वो ये शो कर रहे हैं। तो ये जो है वो कैपिटल E वाले हैं, मतलब Ne वाले हैं, और ये जो है वो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, सबके सब क्या है? टोटल नंबर। जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे वैसे कि भाई डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, तो डिजायर्ड हमारे कौन से बन गए? ये वाले, लेकिन टोटल ये सारे ही टोटल है भाई। डन? तो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो Ne और Nt है। द पीक ऑफ द कर्व कॉरेस्पॉन्ड टू द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये ग्राफ उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है वो, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम देखें तो काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और एक पॉइंट आएगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तब तो कोलिजन हो गया ना भाई। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो कोलिजन हो गया है, कोलिजन हो गया तो अब क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी वापस गोइंग डाउन। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, वैसे काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्ट प्लॉट करोगे तुम तो वो तो जीरो हो जाएगी,
ओके यहाँ पर देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला गया है, यहाँ तो मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी इसके पहले ली थी, वैसे काइनेटिक एनर्जी लेता तो यहाँ पर तो जीरो आ जाता, नीचे ड्रॉ करना पड़ता मुझे, क्योंकि जब कोलाइड होता है तब तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो इसीलिए तो हमने देखो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ कर लिया है, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज दी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अंडरस्टूड? ओके यहाँ पर तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो भाई इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबकी बढ़ रही है, लेकिन कितने पार्टिकल्स जो होंगे वो ज्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। तो इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी वाले करेंगे नहीं। ओके सो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये होती है कि भाई इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो मैंने बोला वही है मोस्ट प्रोबेबल, कि भाई इतना रीच होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे, इतनी काइनेटिक पहले से फिक्स है 500 जूल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो 500 जूल काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की हो जाएगी वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे, और जिनकी 500 जूल रीच नहीं हुई वो सब टोटल में ही आ जाएंगे, ऐसे ही वो पार्टिसिपेट तो वैसे ही नहीं करने वाले। अंडरस्टूड? ओके सो वो ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है, पर मेन ग्राफ जो हमने ऊपर देखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके देयर आर डिक्रीजिंग नंबर, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। There are decreasing number of molecules with the energies higher or lower than this value, मतलब इससे अगर तुम लोअर काइनेटिक एनर्जी पे जाओ तो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जा रहे हैं, और इससे तुम हायर काइनेटिक एनर्जी पे जाओ तो भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, डिक्रीज हो जा रहे हैं। ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है। ओके सो देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज हायर और लोअर देन दिस वैल्यू, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, और अभी देखो जब टेम्परेचर बढ़ा है तब the maximum of the curve moves to the higher energy value। देखो अभी काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारा कर्व था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ऐसे किया, लेकिन ये टी वाला ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है हमारा, टी वाला, ये ग्राफ कौन सा है हमारा, टी वाला, और t प्लस 10 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो हम सोचेंगे सर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कम हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम नहीं हुआ। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ है। क्यों, देखो अभी देखते हैं, यहाँ पर तुम्हारा एरिया बढ़ गया है ना, काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ तुम्हें क्या लगेगा, सर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो देखो पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो ऐसे लगेगा कि कम हो गया, लेकिन कम नहीं हुआ है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ही मैंने कितनी ली, सपोज अभी मैंने बोला 500 जूल, तो इस केस में अगर मैं ऐसा बोलूं, इस केस में अगर बोलूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 500 जूल होनी चाहिए, तो 500 जूल ऐसा समझो कि मेरी 500 जूल यहाँ पर है, कहां पर, ये लाइन ड्रॉ की गई है वहां पर। अंडरस्टूड? तो ये लाइन ड्रॉ की गई है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां से मैं गया और पहले आ गया ये लेवल पर और दूसरा आ गया ये लेवल पर। तो देखो ये जो दूसरा है वो कौन सा ग्राफ है, ये देखो जो ज्यादा है वो कौन सा है, ये ग्राफ है। समझ में आया? पक्का दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये जो मैक्सिमम है ऊपर वाला ग्राफ है वो एक्चुअली किसका है, t प्लस 10 का है। तो तुम यहां देखोगे तो तुम्हें कम लगेगा कि सर ये t और ये t प्लस 10 ये तो कम है और ये ज्यादा है, वहां नहीं देखना है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तुम्हें किसने बोला कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहां रीच होगी तब जाके कोलिजन स्टार्ट होगा, तब जाके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी मैंने समझा दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन? ओके हाँ चलो, सो हाँ टू द हायर एनर्जी वैल्यू एंड द कर्व ब्रॉडन्स आउट, तो कर्व क्या हो जा रहा है, थोड़ा ब्रॉड हो जा रहा है, spreads to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energy। लेकिन अब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कब, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तब। अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही बढ़ गई ना, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, वो कैसे बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वो बढ़ गई, मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए पार्टिसिपेशन में। अच्छा, सो द एरिया अंडर the curve must be constant since the total probability must be 1 at all times। तो एरिया
क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. वी कैन मार्क द पोजीशन ऑफ ईए ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो हम ईए को मार्क कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हम भी बोला ना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. वो तो फिक्स ही होगी ना हर बार कि भाई इतनी जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, मतलब कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो फिक्स ही होगी, वो वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी. सर हाँ कंप्लीट हो ही जाएगा, रुका, इम्पोर्टेंट है कुछ. घर पे जाना है. अच्छा ठीक है, जाओ, मैं इतना थोड़ा ही डिस्कस करता हूँ. ओके ठीक, रेडी होके तो आए, फिर भी घर जाना है. सिर्फ इक्वेशन देखना है हमें, दिस मच. ओके, और वो भी जो हमने अभी देखा वही है, इजी है, कल समझा दूंगा. जी सर. हाँ भाई, हाँ देखो, तो अब क्या है, अब मेन चीज हम कर रहे हैं, ये तो हम कंसेप्ट सब समझे कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा एंड ऑल. अभी जो अरेनियस ने जो इक्वेशन दिया है उसको हमें डिराइव, उसको हमें मतलब आगे भी ले जाना है. ओके चलो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड विद द एनर्जीज ग्रेटर देन ईए. मतलब जो ईए रिक्वायर्ड है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ओके वही बोल रहे हैं. इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द कर्व एट t+10 द एरिया शोइंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal to or greater than the activation energy gets doubled, leading to the doubling the rate of a reaction. मतलब बोल रहे हैं ना कि यहाँ अगर हम बात करें, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब यहाँ अगर बात करें, तो यहाँ अगर बात करेंगे तो वहां पर तुम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे, तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, इट इज ऑलमोस्ट डबल. डबल ना हो तो भी क्या है, ऑलमोस्ट डबल, कि मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. देखो ये तो हमने अभी किया ना, ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो t+10 के लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये वाला, और बेसिकली स्टार्टिंग के t के लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है सपोज हमारा ये वाला. सो ऑलमोस्ट डबल की बात चल रही है, डबल तो नहीं बट ऑलमोस्ट डबल जैसा हो जाएगा. इंक्रीज तो हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन अगर जब हम करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तभी तो काइनेटिक एनर्जी इतने ज्यादा लोगों की बढ़ गई. ओके समझ में आ रहा है. ओके हाँ, सो आगे देखते हैं इन दी अरेनियस इक्वेशन. तो अभी अरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं. ओके सो अरेनियस इक्वेशन, in the Arrhenius equation the factor e raised to minus EART correspond to the fraction of the molecules that have kinetic energy greater than the EA. मतलब कि Arrhenius equation में जो हम लिखते हैं ना k is equals to a into e raised to minus EA upon RT, तो जो e raised to minus EA upon RT है वही शो कर रहा है correspond to the fraction of molecules. मतलब कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है. तो उससे ज्यादा होंगे वही तो पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो मिनिमम है ना, तो मिनिमम या उससे ज्यादा होंगे वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे. तो वो क्या कौन शो कर रहा है इक्वेशन में, e raised to minus EA upon RT, वो इक्वेशन में वो शो करता है. ओके चलो, सो टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम, तो ये फिर हमारा नेचुरल लॉगरिथम हमारा इक्वेशन क्या था, k is equals to a e raised to minus of EA upon RT, ये हमारा फॉर्मूला था. अब अगर हम ln ले ले दो बोथ दी साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ln of k that is equals to ln of a मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस ln of e raised to minus EA upon RT. डन. ओके तो ये हो गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन तो हमने देख लिया ना, जो अरेनियस ने दिया था वो, ये अरेनियस ने हमें ये इक्वेशन दिया था. ओके तो ये इक्वेशन दिया, अब मैंने क्या किया, बोथ साइड ln ले लिया, लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, तो ln ऑफ k मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और डिवाइड होगा तो माइनस, वो तो हमें पता ही है. यहाँ मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो हमने प्लस लिख दिया ln ऑफ a और ln ऑफ e रेज टू माइनस e अपॉन RT. अब क्या करेंगे से, ये तो हो गया हमारा ln ऑफ k,
और ये है हमारा ln ऑफ a। ln होता है, देखो मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में ln जो होता है वो बेस e होता है और जो log होता है वो बेस 10 होता है। डन। तो ये भी log ln, तो ये ln है तो log e बेस है और ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का e है, सो माइनस ई ए अपॉन आर टी ऐसा है। ओके, और ln e टू द बेस e, इसका आंसर क्या होता है 1, याद रखना। ओके, मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में ln e टू द बेस e का आंसर क्या होता है 1। तो यहाँ पर ln e टू द बेस e है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, रब कर दूं तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बना ln k दैट इज इक्वल्स टू ln a। अब यहाँ पर जो भी पावर होगा लॉगरिथम फंक्शन में, जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ln ऑफ x स्क्वायर, तो ln ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ln x ऐसे हो जाता है। डन। ओके, ये भी लॉगरिथम फंक्शन का रूल है। सो ऐसे हो जाता है। सो ये हमारा पावर भी आगे आ जाएगा, तो हमारा पावर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ln बेस e। डन। यस। ओके, अब क्या रहा, ln ऑफ k दैट इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसकी वैल्यू तो क्या लिखी हमने 1। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। डन। तो ये कहां से आया पता चला, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a, और ये है माइनस ई ए बाय आर टी। ये कहां से आया, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये आ गया। मैथमेटिकल, सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स है। यस। डन। ओके, सो द प्लॉट, अब इसको क्या करें हम, तो इसको ही हम करेंगे क्या, से ln ऑफ k, इसको आगे लिखते हैं माइनस ऑफ ई ए डिवाइडेड बाय आर इंटू 1/t। अलग अलग क्यों कर रहे हो सर, अरे प्लॉट ड्रॉ करना है। ओके, तो इसको मैं ये देखो, ये तो ये आर टी को मैंने ऐसे लिख दिया है, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सो ये हो गया मेरा y, ये हो गया 1/t हो गया मेरा x, और ये हो गया मेरा इंटरसेप्ट ln a। तो इससे पहले जितने भी हमने ग्राफ ड्रॉ किए उसमें क्या होता था, अगर ln r वर्सेस टाइम है तो इंटरसेप्ट क्या मिलता था, ln r नॉट। अगर r वर्सेस टाइम है तो इंटरसेप्ट क्या मिलता था, r नॉट। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पर ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ln ऑफ k y वर्सेस x पर क्या है 1/t, और स्लोप क्या है तुम्हारा माइनस ए बाय आर, तो मतलब वैसे ही नेगेटिव। ओके, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर। डन। और इंटरसेप्ट, तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 इंटरसेप्ट मिलेगा, दिस इज, सो दैट इज ln a। यहाँ पर चेंज है। ओके, तो यहाँ पर से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि इफ वी आर drawing ln k versus what by t graph, okay, so intercept gives us this value like that। okay, तो क्या वैल्यू देंगे, और से स्लोप, इंटरसेप्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं या स्लोप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड, आया समझ पक्का। सो दैट दिस इज द ग्राफ, देखो जो हमने ड्रॉ किया ln k 1/t, इंटरसेप्ट ऐसे ln a, स्लोप ये बाय आर। डन। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकते हैं क्या, कि log k वर्सेस 1/t का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, तो क्या करोगे, log k versus 1/t। यस, ये तो हमें देखो, कल भी मैंने 2 ग्राफ थे तो मैंने 3 बताए थे, तो वैसे ही यहाँ पर एक है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ सकता है। कैसे आ सकता है, ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा फॉर्मूला है, ln is equals to minus e a upon r into 1/t। ओके, ln क्या था हमारा, ln k that is equals to plus ln of a, ऐसा ही था। ओके, सो इसको हमने कंपेयर किया, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर ना करें और हम क्या कर दे, ln को ट्रांसफर कर दे, ln को ट्रांसफर करेंगे किसमें, ln को ट्रांसफर करेंगे हम log में, तो ln को log में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो से ऐसा समझो
पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? सर लॉग इससे पहले इसको यहाँ ले लेते हैं। यस, हाँ क्या बोल रहे हो? वही हाँ, इससे पहले इसको यहाँ ले लेते हैं। ln ऑफ k माइनस ऑफ ln ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई आर टी। ओके, अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके देन यस अब इसको लिख सकते हैं हम 2.303 log ऑफ k बाई a दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई r t। ln को log में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये 2.303 वो वहां चला जाएगा, सो log ऑफ k माइनस log ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन 2.303 r t। डन? Now if we want say log of k is equals to minus ea upon 2.303 r into 1 by t, ये जो है उसको ही ऐसे लिखा है और ये यहाँ चला जाएगा तो प्लस log a। अब फिर से इसको कंपेयर करेंगे, y is equals to mx plus c, तो y हो जाएगा हमारा log k। ln k की जगह क्या हो जाएगा? log k। तो फिर इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा log a, तो सेम ही तो रहा। ln a की जगह log a, ln k की जगह log k, लेकिन स्लोप चेंज हो गया। स्लोप क्या आ गया? देखो स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन आर था, उसकी जगह क्या आ गया? माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके हाँ चलो, सो ये ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ दैट्स इट, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। It has been found from the Arrhenius equation that increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in an increase in the rate of reaction। क्या बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इन शॉर्ट तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगा, पता ही है हमें। नाउ एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारा k इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू माइनस ए अपॉन आर टी था, तो वो तो एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो क्या बढ़ेगा? ओके, सो वही बताया है। देन स्लोप ये मिल रहा है, इंटरसेप्ट ये मिल रहा है, ठीक है। ये सब ये हमने डिराइव किया, टेम्परेचर T2। अच्छा हाँ देखो, तो ये हमारा मिल गया क्या? ln k इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मिल गया। नाउ ln k इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस ln a है। अभी अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करें, सो एक टेम्परेचर पर ln k1 मिलेगा, एक कांस्टेंट, क्योंकि बोला ना कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए k की वैल्यू और a की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। डन? ओके, सो ln k1 इज इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन r t1 प्लस ln a। वैसे ही अगर टेम्परेचर T2 बोले तो ln k2 इज इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन r t2 प्लस ln a। देखो k1 k2 तो चेंज हो गए, क्यों? क्योंकि वो तो क्या थे? कांस्टेंट, वो कांस्टेंट थे, और कांस्टेंट थे तो भी फिर क्यों हमने k1 इज नॉट इक्वल्स टू k1 और k2 सेम क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर चेंज हो गया है, केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है? टेम्परेचर चेंज हो गया है, T1 T2 चेंज हो गया ना, तो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये तो हमें पता ही है, पहले से ही हमने देखा है कि जो रेट कांस्टेंट के है डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। डन? अरे हमारा रेट ही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट ही होगा। सो रेट कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन अरेनियस चेंज नहीं हो रहा है। देखो LNA क्यों? अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा अरेनियस कांस्टेंट कब चेंज होगा? जब तुम्हारे रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो गई। पहले तुम सपोज H और I को कर रहे थे रिएक्शन, और अब तुम N2O5 का डिकम्पोजिशन कर रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो गई ना। ऐसा जब हो तब A चेंज होगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से A चेंज होगा नहीं। समझ में आया? पक्का? पहला ही सेंटेंस हमने ये पढ़ा था, याद है ना? अरेनियस में हमने
पहला ही सेंटेंस ये पढ़ा था, ये अरेनियस आ गया और ये कहाँ गया अरेनियस का इक्वेशन, अरेनियस frequency ये रहा. Okay, where A is the Arrhenius factor or frequency factor, it is also called this. It is a constant specific to a particular reaction. एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो क्या है, कांस्टेंट है. तो हमने रिएक्टेंट चेंज नहीं किया, रिएक्शन तो जो है वही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. ओके, तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया. नाउ K1 and K2 are the values of a rate constant at temperature T1 and T2 respectively. Okay, जो लिखा हुआ ये देखो, since A is constant for a given reaction. Okay, so substituting the equation we obtained, अगर दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को क्या करो, माइनस करो. So ln K2 minus ln K1 उस साइड हो जाएगा क्या, देखो क्या लिखा हमने, हमारा इक्वेशन है ln K is equals to minus EA upon R into 1 by T plus ln A, ये हमारा इक्वेशन है. ओके, तो मैं K1 के फॉर्म में लिखूं तो ये K1 और ये T1, तो ln K2 क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन RT2 प्लस ln A. अब मैं माइनस कर रहा हूं, सो ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 दैट इज इक्वल्स टू K2 वाला पहले, सो माइनस ऑफ EA अपॉन RT2 प्लस ln ऑफ A माइनस क्या करना है, ln ऑफ K1. तो उसके लिए अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस EA बाई RT1 प्लस देखो नहीं, ये माइनस माइनस प्लस पहले नहीं करते, बाद में करेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या है माइनस और ब्रैकेट में हमें क्या माइनस करना है, माइनस ये प्लस ऑफ ln. डन. अब क्या होगा, देखो ये माइनस किया और ये फिर ln K1 की वैल्यू तो लिख दी. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो यहाँ ये माइनस इसके साथ होके प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस. तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और ये प्लस, ये भी प्लस. डन. ओके, सो ln A माइनस है, ln A प्लस है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल. तो यहाँ पर क्या आया देखो, अब ये कैंसिल मत कर देना, T1 T2 अलग अलग है. वैसे तो लग रहा है एक प्लस एक माइनस, लेकिन अलग अलग है. ओके, सो दोनों में कॉमन क्या है, सपोज मैं निकाल लूं EA बाई R कॉमन है, EA बाई R पॉजिटिव निकाल रहा हूं, तो पॉजिटिव वाला पहले लिखना पड़ेगा ना. सो क्या हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. डन. तो वही चीज लिखी हुई है, EA बाई R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. अगर इसको लॉग में कन्वर्ट कर दिया, सो 2.303 लॉग ऑफ K2 बाई K1, वो 2.303 नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया. एंड ये EA बाई 2.303 फॉर्मूला आ गया. यहाँ पे एलसीएम लोगे, सो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा. दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द न्यूमेरिकल. डन. सिंपल. तो हमारा ये तो क्यों, ये सब क्यों किया हमने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाना. डन. यस. ओके, सो ln of K that is equals to minus EA by RT plus ln of A, ये हमारा अरेनियस का इक्वेशन हमें मिला. ओके, स्टार्टिंग में अरेनियस ने जो दिया था वो है हमारा K is equals to A into E raised to minus EA by RT. लॉगरिथम फंक्शन का यूज करके हमें ये फंक्शन, ये फाइनल फॉर्मूला मिला, इक्वेशन मिला. और वो इक्वेशन भी अब अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, T1 T2 ले रहे हैं, तो K1 K2 हो जाएगा और उनके ऊपर से हमें फॉर्मूला मिलेगा. तो बस सिंपल इक्वेशन में, मतलब हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे, टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया है, सो K1 K2 EA RT2, सो तुम्हें बोल देंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज किया है, ये पहले ये टेम्परेचर था, बाद में ये टेम्परेचर है, पहले का कांस्टेंट ये है, बाद का रेट कांस्टेंट ये है, तो बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी. तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो यार. ये क्या है हमारा ln ऑफ K2 बाई K1, तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये तुम्हें याद रखना होगा. मिल गया ये. डन. पक्का. तो ये था पूरा का पूरा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस. अंडरस्टूड. समझ में आया. सबसे पहले हमने समझा एग्जांपल से, N2O5 वाला एग्जांपल लिया था हमने. ओके, फिर ऑक्जेलिक एसिड वाला एग्जांपल लिया था. डन. तो वो हमने समझा, अंडरस्टैंड किया.
और देखा कि भाई हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। ओके, फिर अरेनियस इक्वेशन देखा, अरेनियस इक्वेशन देखा उसमें क्या डिनोट क्या करते हैं वो देखा। फिर पर्टिकुलरली मैंने तुम्हें समझाया कि सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, ज़्यादा होगी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से और ज़्यादा और कम होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रीच कर जाएगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी मैक्सिमम होगी जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लेवल को रीच कर जाएगा, वो लोग ही कोलिशन करेंगे और वो लोग ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेंगे। फिर उनके बेस पे हमने आगे की थियरी डिस्कस की एंड जो हमारा केमिकल इक्वेशन हमारा था, मतलब जो अरेनियस ने इक्वेशन दिया है उसको लॉगरिथम फंक्शन का यूज करके हमने एक्सपांड किया, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लेके आए। बीच में हमने प्लॉटिंग भी देखा, 2-3 प्लॉट किए। ये प्लॉट किया है हमने पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, टाइम भी बोल सकते हो तुम। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट हमने डिस्कस किया। उससे हमें पता चला क्या, उससे हमें पता चला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन एनर्जी। हमें पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी। ओके, वैसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और ये इंटरमीडिएट वाला भी हमने डिस्कस किया। ओके, तो इंटरमीडिएट भी बनेगा हर बार, लेकिन हमने बोला ना कि कई पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे। सो वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने वो एच ओ या आई को उल्टा करके बताया, तो एच ओ या एच और आई रिएक्शन करके वापस एच ओ या आई ही बन गए, H2 और I2 नहीं बने। मतलब वो वाले पार्टिकल्स है जिसकी काइनेटिक एनर्जी वो रीच कर रही नहीं है, और अगर काइनेटिक एनर्जी रीच भी हो गई तो वो सही डायरेक्शन में कोलाइड नहीं कर रहे हैं। वो सब हमने देखा। एंड देन हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वही चीज कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया। उससे हमें पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिले जब ज्यादा टेम्परेचर क्या था तब, कंपेयर टू द प्रीवियस टेम्परेचर। डन। तो ये हमने ग्राफ डिस्कस किए एंड फाइनली हमने ये वाला ग्राफ डिस्कस किया। ये वाले ग्राफ के बाद हमने बोला ये एलन का ग्राफ था, हम लॉग का ग्राफ हो तो क्या चेंज हो जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब एलन का लॉग हो जाएगा, लेकिन मेन चेंज क्या होगा, स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें 2.303 आ जाएगा। ये वाले ग्राफ और इसके पहले जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में क्या चेंज लेना है, आर वर्सेस टी का ग्राफ हो तो इंटरसेप्ट आर नॉट होता है, एल आर वर्सेस टी का ग्राफ हो तो इंटरसेप्ट एल आर नॉट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम एल के ले रहे हो तो एल के नॉट इंटरसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, एल ए। डन, दैट इज द चेंज। वो एमसीक्यू में याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेडबल नीट गुजकेट कुछ भी हो। डन। तो ये था पूरा का पूरा हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस। समझ में आया? वेरी बिग टॉपिक बट अच्छे से समझ में आ गया। ओके, ठीक है, तो इतना रखते हैं आज। भूख लग रखी थी, हो गया सुबह।